हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्लियर है? इसके पहले जो है हम लोग ने रिएक्शन डिस्कस किए, किसकी रिएक्शन डिस्कस किए? मेटल की, ठीक है ना, मेटल की विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है ना। इसके बारे में जो है हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और यहाँ डिस्कस करने के बाद में हमें पता चला कि जब मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, है ना। जो भी आपका मेटल होगा और ऑक्साइड उसके साथ में ऑक्सीजन, तो ये मेटल ऑक्साइड जो है वहां पर हमारा बनता था। वो हमने सब डिस्कस किए लास्ट क्लास में। क्लियर है? उसमें ये भी मैंने आपको बताया कि जो मेटल ऑक्सीजन के साथ में रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन कर लेता है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, और जिस मेटल को हीट ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग की भी जरूरत पड़ रही है तो वो रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, उसकी लो रहेगी। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी डिस्कस किया। मैं आपको बता देना चाहूंगा फिर से कि वहां हमने देखा था कि सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव था, है ना। सोडियम, देन पोटेशियम, है ना, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, हमने एल्यूमिनियम देखा, फिर जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। तो इस तरह जो है हमने रिएक्टिविटी सीरीज एक तैयार कर ली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस कि किस तरह की वहां पर हमें कंडीशन लग रही है। आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम के केस में, है ना, ये रूम टेम्परेचर में ही रिएक्शन कर लेते हैं। आपने देखा मैग्नीशियम के केस में कि हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट कर देना पड़ता है, थोड़ा उससे ज्यादा हीट देना पड़ता है एल्यूमिनियम के केस में, है ना। और फिर आपने देखा कि जैसे अगर जिंक, आयरन, कॉपर की अगर हम बात करें तो इन केसेस में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा हीटिंग देना पड़ता है, मेनली इन केस ऑफ आयरन एंड कॉपर। तो ये यहाँ से क्या हमें पता चलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और सबसे लेस रिएक्टिव अगर किसी मेटल की अगर हम बात करें तो वो हमारा फाइनली निकल के आता है, वो है कॉपर, है ना, जो हमने लास्ट रिएक्शन देखे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन में। नाउ इन द सिमिलर वे we will be discuss the reaction of metals with water also. okay, now यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा। दो तरह की केसेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस ये होगी कि जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन वाटर के साथ में, मेटल प्लस वाटर, ठीक है। नाउ दिस इज ए वाटर विच इज इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, सो इट फॉर्म्स ए मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये दो पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब भी मेटल रिएक्शन करेगा लिक्विड वाटर के साथ में, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो, लिक्विड वाटर अगर है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली सेकेंड जो पॉइंट है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देना चाहूंगा। मान के चलो अपने पास कोई मेटल है, ठीक है, अपने पास कोई मेटल है और ये मेटल रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ में, दैट इज H2O। क्लियर है? H2O, और ये H2O किस फॉर्म में है, ये लिक्विड स्टेट में है। क्लियर? सो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अब ये मेटल आपके कितने भी नंबर में हो सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ N। क्लियर है? N दे देता हूँ और साथ में इसको भी मैं 2 न लिखते हुए, मैं इसको 2 न लिखते हुए, ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं N है तो मैं इसको दे देता हूँ M, है ना। तो मेटल आपके कितने भी नंबर में हो सकते हैं और हाइड्रोक्साइड भी आपके कितने भी नंबर में हो सकते हैं, प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगी, हाइड्रोजन इज अ गैस। नाउ आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेना है कि मेटल जब भी लिक्विड वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये लिक्विड वाटर आपका कोल्ड वाटर भी हो सकता है और हॉट वाटर भी हो सकता है। मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट की, किसकी, वाटर की, है ना, वाटर के लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। सो इट कैन बी कोल्ड और हॉट, ठीक है, किसी भी तरह का वाटर, लेकिन अगर वो लिक्विड स्टेट में है सो ऑलवेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एंड सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है बेसिक है, ये अगर आपको समझ में आ जाती है तो आगे का जो भी हमारा टॉपिक है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और सेकंड जो केस है वो ये है कि मेटल की अगर रिएक्शन होती है, ठीक है ना, अब वाटर के ही साथ में, है ना, वाटर के ही साथ में, बट वाटर इज द फॉर्म ऑफ गैस। और गैस यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम लोग वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं, यानी ऐसा कहीं पर भी लिखा हो, समझ लीजिए आप। सो ये बात कर रहा है स्टीम के बारे में।
किसके बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है स्टीम के बारे में, ठीक है ना। स्टीम, स्टीम कैसा रहता है, हाईली एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। स्टीम मतलब क्या, हाईली एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ वाटर, हाईली एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ वाटर, क्लियर। जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया है, बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा एनर्जेटिक होता है स्टीम, क्लियर है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। सो मेटल प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, अगर ये जो रिएक्शन अगर होती है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मैं इस तरह से इसको शो करता हूँ, है ना। मेटल भी एन कोई भी नंबर हो सकता है, एम कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो दोनों केसेस में आपने क्या देखा है, जो कॉमन है, जो कॉमन बात है वो है कि इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बस फर्क इतना है कि जब भी लिक्विड वाटर के साथ में रिएक्शन हो कर रहा है, जब भी चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो, तो वहां पर जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब भी मेटल रिएक्शन करेगा दैट इज स्टीम के साथ में, है ना, सो ऑलवेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड। तो इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा सोडियम से स्टार्ट किया, पोटेशियम से, मैग्नीशियम, इस तरह से सिमिलर वे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड विद वाटर, क्लियर है। एक एक करके जो है मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम मेटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, विद सोडियम, ठीक है, विद सोडियम। एंड आपको पता है कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, क्लियर। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। नाउ सोडियम मेटल के साथ में कैसी रिएक्शन होगी मेटल की, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सोडियम की प्रॉपर्टी आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है। अब जैसे जैसे आप लोग स्टडी करते हैं आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, क्लियर है। आपको पता है कि मेटल जो सोडियम मेटल होता है ये हाईली रिएक्टिव में आता है, ठीक। सोडियम मेटल जो आता है ये हाईली रिएक्टिव में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सोडियम मेटल, ठीक है ना, जब सोडियम मेटल जो है हमारा, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, ओके, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, तो हॉट वाटर के साथ में तो बिल्कुल भी करेगा। सो ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, मतलब जो वाटर है हमारा, कोल्ड भी अगर वाटर है तो ये इसके साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लियर है। और प्लस मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। सो हाइड्रोजन गैस ये बना लिया इसने, क्लियर है। इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्या बना लिया इसने, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ, क्लियर है, हाइड्रोजन गैस, क्लियर। नाउ सोडियम जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, सो ऑलवेज देयर विल बी द फॉर्म, हाँ, ये वाटर कैसे स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में। और जो भी अगर मैं बात करूँ तो चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ ये है हमारा कोल्ड वाटर, ओके। तो सोडियम मेटल जो है आसानी से कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसी को मैं इक्वेशन के थ्रू समझाना चाहूँ तो सोडियम का जो सिंबल है वो आप लिख लीजिए, एंड इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, प्लस वाटर आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला था H2O which is in a liquid state. And do you know what is the formula of sodium hydroxide? It is very simple, that is NaOH, क्लियर है। Na होता है प्लस, OH होता है माइनस, दैट्स व्हाई NaOH, ओके। सो ये लिक्विड वाटर है, इसका मतलब ये स्टेट कैसा रहेगा इसका, ये रहेगा स्टेट इसका एक्वियस, क्लियर, एक्वियस स्टेट रहेगा, ओके। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का होता है H2, ओके। नाउ इट इज अ गैस। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, देखिए मैं आपको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं देता नहीं, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन होती है जब भी हम सोडियम मेटल को वाटर में डालते हैं, सो इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन। So it is a highly exothermic reaction. Now what do you mean by highly exothermic reaction? Highly exothermic reaction मतलब जिसमें से क्या होती है, हीट जो है, हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है, हीट रिलीज होती है, मतलब जो बाहर का वातावरण है ना, जैसे कि मान के चलो
ये आपके पास में कोई बीकर है ना, ये बीकर है आपके पास में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाटर, है ना, यहाँ पे है वाटर। और आपने क्या किया, कि एक सोडियम मेटल का जो पीस है, ठीक है, सोडियम मेटल का जो पीस है यहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये है सोडियम मेटल का छोटा सा पीस, ठीक है ना, आपने ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही आपने ड्रॉप किया ये इमीडिएटली रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इमीडिएटली रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है, और इमीडिएटली रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अब आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हीट बहुत ज्यादा निकल रही है, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है सोडियम के केस में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मतलब आपको और एक वैसे मैं आपको समझना चाहूंगा, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, है ना, मतलब ऐसा मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, आसानी से, सो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जब रिएक्शन होती है सो देयर इज अ पॉप साउंड ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, हमें पॉप साउंड ये है जो है सुनाई देता है। एंड ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू, यू नो वेरी वेल दैट कि पॉप साउंड किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन के रिलीज की वजह से ये है जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है पॉप साउंड की, है ना। सो यहाँ पर पॉप साउंड ये क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस रिएक्शन में जो है हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, और इतनी ज्यादा हीट मिल रही है कि ये जो हाइड्रोजन है इट कैचेस फायर, है ना, ये क्या करता है, कैच फायर एंड बर्न, है ना, ये फायर कैच करता है और क्या होता है, जलता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जब भी फ्लेम के कांटेक्ट में आता है या फायर के कांटेक्ट में आता है, इट प्रोड्यूसेस ए पॉप साउंड। ओके, सो इस तरह से जो आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक मैं और बात बता दूं, यहाँ पर ये जो सोडियम मेटल अपना होता है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये आपको कभी भी डीप होता हुआ नहीं दिखा देगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये है ना, जैसा नीचे में नहीं जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा, फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, फ्लोट्स, ठीक है ना, इट ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर है भाई, मैं आपको एक यहाँ पर समझाना चाहूंगा क्यों ऐसा होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि सोडियम है ना, सोडियम की डेंसिटी जो होती है, आपने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, सोडियम की जो डेंसिटी होती है इट इज लेस देन 1, है ना, यानी 1 से कम होती है, और जबकि वाटर की डेंसिटी कैसी होती है, 1 से ज्यादा होती है ना। सो ये एक रीजन हो सकता है कि सोडियम मेटल क्या होता है, फ्लोट होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दूसरा रीजन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है ना, और यहाँ पर मान के चलो आपका सोडियम है, ये सोडियम आपका फ्लोट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये फ्लोट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है, ठीक है, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हाइड्रोजन गैस जो बन रही है, तो ये क्या कर रहा है, इसके सरफेस में चिपक गई है हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, हल्की होती है ना, लाइट वेट होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है इसको, है ना, कि जो सोडियम मेटल है वो नीचे डीप ना हो। ये भी एक इसके पीछे का रीजन है, ये हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस में चिपकी हुई है, तो ये इसको नीचे नहीं जाने दे रही है ना। और दूसरी एक हम लोग रीजन समझ सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम की जो डेंसिटी होती है ये कैसी होती है, लेस देन 1, यानी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। आपको पता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चले जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रह जाता है। क्लियर है, सो ये इसके पीछे का रीजन है। सो ये इसका डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट पोटेशियम। तो अगर मैं पोटेशियम की भी बात करूं, सो पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव होता है जस्ट लाइक सोडियम। ओके, बट इतना है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सोडियम से थोड़ा कम ये रिएक्टिव होता है, लेकिन
दोनों में कंपैरिजन करें तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है पोटेशियम, ओके, लेकिन पोटेशियम भी जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम, ओके. सो इट ऑल्सो कैचेस फायर ऑन रिएक्टिंग विद वाटर जस्ट लाइक सोडियम, ओके. सो इट ऑल्सो यू कैन राइट द सेम रिएक्शन लाइक KOH, ओके. आपने देखा था कि सोडियम के केस में आपने देखा कि रिएक्शन जो है वो क्या हुई, रिएक्शन हुई NaOH. तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम के केस में KOH प्लस H2 गैस, ओके. इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती है. और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेट है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है. अब KOH है, ठीक है ना, वो जो रिएक्शन हो रही है कैसे कंडीशन में हो रही है, इट इज इन कोल्ड वाटर, है ना, कोल्ड वाटर हमने लिया, कोल्ड वाटर के साथ में भी ये रिएक्शन कर लेता है, ओके. नाउ KOH इट इज इन एक्वियस स्टेट. अब आपको पता लगाना है, एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, इस बीकर में रिएक्शन हो रही है ना. अब आप पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसा हो गया, मतलब ये एसिडिक हो गया कि बेसिक हो गया. तो आप एक रेड लिथमस लीजिए, ठीक है, आप एक रेड लिथमस पेपर लीजिए. जैसे ये रेड लिथमस पेपर आप इस, ठीक है ना, आप इस, ठीक है, बीकर में डालोगे, आपको पता चलेगा कि ये रेड लिथमस कैसा हो गया, ब्लू हो गया. व्हाई इट बिकम्स ब्लू, बिकॉज जो KOH है ना एक्वियस स्टेट में, इट इज ए बेसिक इन नेचर. क्लियर है. तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, बेसिक है. वो कैसा है, बेसिक है. व्हाई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए KOH, ठीक है, KOH के फॉर्मेशन की वजह से, ओके. सो ये यहाँ पर समझने वाली बात है. देखिए जिस तरह से मैंने सोडियम का एक्सप्लेनेशन किया वैसे ही एक्सप्लेनेशन पोटेशियम के बारे में रहेगा, इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल की ओर, दैट इज कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम के बारे में. सो देखिए अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी एक मेटल है जो कि जैसे ही वो ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, एक्चुअली इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, ओके, कैल्शियम. सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ओके, इट रिएक्ट्स विद वाटर, सो इट आल्सो रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, बट द रीजन इज, बट इसके पीछे का जो रीजन है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा. ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव में आता है, बट नॉट more reactive than sodium and potassium, उनसे कम reactive है ये. So it also form a calcium hydroxide. It also form a calcium hydroxide. Okay, it is aqueous plus hydrogen gas. plus hydrogen gas. Clear है. So calcium और water में reaction हुई, there is a formation of calcium hydroxide. Now you have to balance this reaction. अब यहाँ पे OH 2 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब आपको ये वाटर के सामने क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाटर के सामने 2 लगाना पड़ेगा. क्लियर है. अभी भी देखिए बैलेंस हुई क्या रिएक्शन, एग्जैक्टली बैलेंस हो गई. इधर 4 हाइड्रोजन हो गए टोटल, है ना, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक कैल्शियम एक कैल्शियम. क्लियर. तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब ये भी जब रिएक्शन होती है ना, ये भी जब रिएक्शन होती है, क्लियर है, ये भी जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि जैसे ही आपने, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, आपने क्या डाल दिया इसमें, आपने डाल दिया यहाँ पर कैल्शियम का मेटल, है ना. तो जैसे कि रिएक्शन हो रही थी सोडियम पोटेशियम के साथ में, सिमिलर यहाँ पर भी रिएक्शन होगी कैल्शियम के साथ में. इतना है कि इस केस में जो हीट रिलीज होती है, हीट यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है, हीट यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपको हीट रिलीज होती हुई दिखाई देगी. हीट रिलीज होती है बट लेस देन सोडियम एंड पोटेशियम. मतलब सोडियम और पोटेशियम इन मेटल से कंपैरिजन करें इस रिएक्शन की, तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो है हीट जो है लेस रिलीज होती है. ओके, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. ओके, इट आल्सो फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मैंने आपको एक रीजन बताया कि H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के वजह से, ठीक है ना, ड्यू टू H2 गैस. क्लियर है, इसके पीछे का ये रीजन है. ओके, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये किस बेस में आता है, ये वीक बेस में आता है ना, ये वीक बेस में आता है. तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, वीक है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. दूसरी बात मैंने आपको बताया कि हीट यहाँ पे रिलीज होती है, लेकिन उतनी रिलीज नहीं होती जितनी सोडियम और पोटेशियम के केस में होती है. आई बात समझ में. बाकी जो केस है फ्लोटिंग का वो एज इट इज, जैसे सोडियम और पोटेशियम में मैंने आपको समझा, वही मैंने आपको कैल्शियम के केस में भी आपको समझना है. आई बात समझ में इतनी. ओके, नाउ इसके बाद में एक दूसरा मेटल की ओर हम लोग बढ़ते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी, है ना, कंडीशन चेंज हो जाएगी. आपको समझ में आएगा कि कंडीशन किस तरह से चेंज हो रही है. ओके, अब आपको फॉर एग्जांपल अगर दे दिया मैग्नीशियम मेटल,
ठीक है। मैग्नीशियम, आपको पूछ लिया मैग्नीशियम मेटल के बारे में और इसके रिएक्शन के बारे में पूछ लिया, ठीक है ना। आपको पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ये वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर आप कोल्ड वाटर ले, ठीक है ना, कोल्ड वाटर ले तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप कोल्ड वाटर ले रहे हैं तो जो है रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज मैग्नीशियम जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल में आता है, मतलब एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ओके, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। सो इसको एक अलग कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो अब ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, एग्जैक्टली ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। इसको थोड़ा एनर्जेटिक वाटर चाहिए। और एनर्जेटिक वाटर की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जेटिक वाटर किसको बोलेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट वाटर है। सो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा किसके साथ में? वाटर के साथ में। बट ये वाटर हाँ लिक्विड स्टेट में तो है, लेकिन कैसा होना चाहिए? ये वाटर हॉट वाटर होना चाहिए। और ये अगर हॉट वाटर है देन हॉट वाटर मीन्स व्हाट? आपको पता है कि कोल्ड वाटर मतलब लेस एनर्जेटिक है, हॉट वाटर मतलब ज्यादा एनर्जेटिक है। तो अगर हॉट वाटर प्रेजेंट है और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिएक्शन होगी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस दैट इज H2 गैस। H2 गैस तो प्रोड्यूस होगी ही, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये समझा दिया, क्लियर है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डेफिनेटली इट इज कैसा है? ये एक्वियस है, ओके। और आपको ये भी पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक। कैसे पता लगाएंगे? सो सही और सीधी साफ बात है, आपको क्या करना है? रेड लिथमस लेना है, ठीक है, आपको रेड लिथमस लेना है। जस्ट डिप इनटू द सॉल्यूशन, यू विल गेट दैट रेड लिथमस बिकम ब्लू, ओके, रेड लिथमस बिकम ब्लू। सो ये हमें इंडिकेट करेगा कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक नेचर का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे मेटल्स की ओर, ठीक है ना, नेक्स्ट मेटल की ओर। और नेक्स्ट जो मेटल्स है हमारे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, मैग्नीशियम जो है हॉट कंडीशन में रिएक्शन करता है, हॉट वाटर की कंडीशन है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है ना, आयरन है। ये जो मेटल्स है आपको मैं बता दूं, अभी तक के जो मेटल्स के बारे में हमने बात की है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो चलो ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम जो है इसको हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये इनसे लेस रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे गिनती में आते हैं? ये इनसे लेस रिएक्टिव होते हैं। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है आपके पास में मेटल्स, ठीक है ना, ये ना कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और ना ही, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक, ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और हॉट, है ना ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। मतलब इनको और भी अब वाटर की ऐसी कंडीशन चाहिए जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जो कंडीशन होती है वाटर की, है ना, जो स्टेट होता है वाटर का स्टेट, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, कैसा होता है? हाईली एनर्जेटिक होता है। कैसा होता है? हाईली एनर्जेटिक होता है। और वो स्टेट यू नो वेरी वेल, दैट इज कॉल्ड एज स्टीम, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीम, है ना, हिंदी में हम इसको कहते हैं भाप, क्लियर है। तो ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। मतलब ये जो मेटल्स है ना, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो मेटल्स है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, दे रिएक्ट विद स्टीम। और जब भी ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करेंगे, ये इस तरह के मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, जब भी इनकी रिएक्शन होगी स्टीम के साथ में, और स्टीम का स्टेट क्या होता है? गैस, क्योंकि ये कैसा होता है? गैस स्टेट का होता है। सो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, क्लियर है। तो ये जो है फंडा हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी मेटल की रिएक्शन हो रही है गैस के साथ में, स्टीम के साथ में, ऑलवेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और वहां पे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसको हम एक इमेज के थ्रू समझेंगे ताकि आपको बेटर वे से जो है ये पॉइंट समझ में आएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जैसे कि ये इमेज से आपको जो है पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर
ये है आपका मेटल सैंपल, है ना, ये जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मेटल सैंपल है, क्लियर है, मेटल सैंपल है। ये ग्लास वूल है सोक्ड इन वाटर, मतलब देखिए हम वाटर को एज इट इज यहाँ डालेंगे तो ये वाटर इधर से उधर चला जाएगा, तो ये क्या है, एक तरह का ग्लास वूल रहता है, ठीक है, ग्लास वूल रहता है, ठीक है, ग्लास वूल रहता है, जैसे कि घर में अपना कपास रहता है उसी तरह से ग्लास का बना हुआ रहता है, उसकी बहुत ही बारीक बारीक जो है जैसे कि ये समझ लो रस्सी निकाली जाती है, ग्लास की बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। सो इसको टच करेंगे तो हमारे हाथ में ये जो है गड़ भी सकता है। तो ये जो ग्लास वूल होता है, ठीक है, आप एक बस बात ध्यान में बात रखिए यहाँ पर कि हम सिर्फ वाटर को, है ना, वाटर को क्या करेंगे, हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए, है ना, हम लोग ये ग्लास वूल का यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो पानी बहना नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कपास ले सकते हो, तो कपास में क्या रहेगा, वो सोक्ड रहेगा वाटर, है ना। सिमिलरली ग्लास वूल है यहाँ पर हमारे पास में, तो ग्लास वूल क्या है, हीटिंग भी करेंगे तो ग्लास वूल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाटर जो है वो इवापोरेट होगा। तो ग्लास वूल है, तो ये ग्लास वूल में क्या है, ग्लास वूल में इट इज सोक्ड, व्हाट इज सोक्ड, द वाटर इज सोक्ड, है ना, वाटर जो है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर जो है इसमें प्रेजेंट है। नाउ अब यहाँ पर आपको दिख रही है, एक बर्नर दिख रहा है, आपको बर्नर दिख रहा है, ठीक है, बर्नर जो हीटिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लियर है, पूरा का पूरा जो है फंडा यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है आपके पास में ये दिख रही है आपको, एक टेस्ट ट्यूब टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, ये क्या है हमारा बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है हमारा ना। अभी हमने सिस्टम को, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को कैसे लगाया हमने, हॉरिजॉन्टल वे में लगाया, कैसे लगाया, हॉरिजॉन्टल वे में। ये ग्लास वूल है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, वाटर सोक्ड है इसमें। ये आपका मेटल का सैंपल है जो मैंने बताया, ये मेटल सैंपल कोई भी हो सकता है, जैसे कि जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये रबर कॉर्क है, ठीक है, रबर कॉर्क है, और रबर कॉर्क है, और साथ में ये एक यहाँ पे एक पाइप आपको दिख रही है, ठीक है, ये पाइप दिख रही है, मतलब यहाँ पे जो भी जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो गैस को निकलने के लिए ये एक जो है आप यहाँ पर आउटलेट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के, ठीक है, ये कंटेनर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, मतलब यहाँ से जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अब देखिए मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो भी मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करो। सो एल्यूमिनियम जैसे ही यहाँ पर हम लोग हीटिंग स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास में बर्नर है ना, ये बर्नर है आपको दिख रहा है, ये हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ग्लास वूल में जो वाटर सोक्ड है ना, वो वाटर क्या करेगा, एनर्जी लेगा इस फ्लेम में से, और एनर्जी लेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी H2O, है ना, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस H2O which is in a gaseous state, that is highly energetic state, it will react with the zinc, aluminum or iron. For example, we are taking the example of aluminum. So when it comes in a contact with the aluminum, what will happen, there is a formation of a, when this comes in a contact with the aluminum, it will form a aluminum oxide, that is Al2O3 plus hydrogen gas. Now you know very well that the formula जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो Al2O3 होता है ना, तो इसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन है भाई यहाँ पर, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 3 है मतलब ये वाटर को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 हाइड्रोजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है ना। सो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है ये कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, प्रोडक्ट कौन सा है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्लियर है। सो आपने देखा कि जब मेटल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, स्टीम के कांटेक्ट में, जो कि हाईली एनर्जेटिक स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है किसका, वाटर का, तो यहाँ पर ये जब रिएक्शन हो रही है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, ओके, नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब आपका जो वाटर है, ठीक है, जब आपका ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो है ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। जब ये वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है तब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, तब क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, ये किसी भी नंबर में हो सकता है, लेकिन अगर मेटल जो है रिएक्शन कर रहा है स्टीम के साथ में तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये दोनों केसेस में बन रहा है, क्लियर है। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे जैसे एक कॉर्क है, ठीक है,
इसके थ्रू मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर मत निकले, इस पाइप के थ्रू ही जाए और जैसे ये डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है ना, तो इसके थ्रू ये कंटेनर में जाए। और ये इन्वर्टेड इसलिए रखा गया है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है, अब देखिए ये पानी है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जाएगी तो गैस क्या करता है, गैस ऊपर जाने लगता है, हल्की होती गैस है ना। कभी आपने पानी उबाला होगा घर में, कभी अगर आपने पानी उबाला होगा घर में, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने कि यहाँ पे जैसे ही हीट यहाँ पर बॉटम में ज्यादा मिलती है शुरुआत में, तो यहाँ पे जो गैस बबल्स ऊपर आने लगते हैं, पानी का भी उबाला हुआ तो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर गैस, ये हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो ये भी बबल्स के फॉर्म में क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब इस रिएक्शन को समझना है आपको कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो हाइड्रोजन गैस आ रही है ना, किसी तरह से आप इस हाइड्रोजन गैस को, ठीक है ना, फ्लेम के कांटेक्ट में ला सकते हो, फ्लेम के कांटेक्ट में ला सकते हो, फ्लेम के कांटेक्ट में ला सकते हो। तो फ्लेम के कांटेक्ट में लाओगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ये ये आपको प्रोड्यूस करेगा पॉप साउंड, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्लियर। तो ये इस तरह से जो है हम लोग टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सो इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना था कि अगर लिक्विड वाटर है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर स्टीम है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। और एक मैं बात बता दूं, अगर मान के चलो यहाँ पर आप मैग्नीशियम के साथ में भी रिएक्शन करते हो, है ना, मतलब अगर यहाँ पर आप मैग्नीशियम भी लेते हो और ये इसकी रिएक्शन करते हो आप स्टीम के साथ में, स्टीम के साथ में, तो भी इस केस में हमेशा ध्यान में रखना, मैंने रूल पहले ही बता दिया, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैंने जो भी मेटल स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहा है जो कि हाईली एनर्जेटिक स्टेट है वाटर की। क्लियर। सो यहाँ पर जो है और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा, साथ में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। क्लियर है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, स्टीम के केस में मेटल ऑक्साइड, और अगर लिक्विड स्टेट है अगर वाटर का तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर है। सो इतनी बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी थी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है। सो इतनी बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो ये हमने समझ लिया। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो रिएक्शन हमारी हो रही है, ठीक है, जो रिएक्शन हमारी हो रही है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंडीशन है वो हमें ध्यान में रखना है। मतलब बात ये है कि रिएक्टिविटी हमको यहाँ से भी पता करना है, रिएक्टिविटी हमको यहाँ से भी पता करना है। तो रिएक्टिविटी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सोडियम जो है यार, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर रहे हैं। हमको पता चला कि कैल्शियम जो है ये भी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। इतना है कि हीट जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है। हमको पता चला मैग्नीशियम के केस में हमको हॉट वाटर की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये कैसा है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है। उसके बाद में ये पता चला कि जो अदर मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम हो गया, है ना, जिंक हो गया, आयरन हो गया। क्लियर। ये कैसे है, ये ऐसे मेटल्स है जो स्टीम के प्रेजेंट में जो है रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्साइड बनाने। तो आपको समझ में आया यहाँ से भी कि हमारा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, और फिर सबसे लेस रिएक्टिव में इधर कौन से आएंगे, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये इस तरह से जो है आएंगे। आपको अगर आयरन की भी रिएक्शन करना है तो आप आयरन की भी रिएक्शन देख सकते हो, है ना। आयरन की रिएक्शन अगर करोगे, ठीक है, स्टीम के साथ में H2O गैस। क्लियर है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, Fe3O4 बनाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Fe3O4, दैट इज सॉलिड, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है, आपको पता है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। सो इतना है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 3Fe है तो 3 लगा देंगे यहाँ पर। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 4 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पर 4 लगा दो वाटर के सामने, ठीक है ना। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, नो इट इज नॉट बैलेंस्ड। आपको यहाँ पर और एक कमी जो है पूरी करनी होगी, दैट इज यहाँ पर आपको 4 लिखना जरूरी है H2 के सामने। क्लियर है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सिमिलरली जिंक की अगर आप रिएक्शन देखोगे, सो जिंक की अगर रिएक्शन देखोगे तो H2O क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, ये जितने भी ऑक्साइड बन रहे हैं दिस आर सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये कैसा है, हमारा गैस है। क्लियर। सो जिंक ऑक्साइड बन गया है, H2 गैस निकल गया है, तो यहाँ पर जो है बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, है ना। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूँ अदर मेटल्स की, लाइक इसके बाद भी और भी कुछ मेटल्स है हमारे पास में, जैसे कि लीड, है ना, लीड का सिंबल होता है Pb, है ना। कॉपर, ठीक है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, गोल्ड,
ठीक है। गोल्ड का सिंबल होता है AU, ठीक है। सिल्वर का सिंबल होता है AG। अगर मैं इन मेटल्स की बात करूं तो दिस मेटल आर वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। कहने का मतलब ये कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टीम की, सो ये रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी ये मेटल आपके सामने आ गए, है ना, कॉपर, गोल्ड, लीड, सिल्वर, तो आपको ध्यान में रखना है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। तो आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। सो इसी तरह से जो है आप प्रॉपर वे से स्टडी करो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। सो आपने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर आपने बना लिया, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर ये लेस रिएक्टिव मेटल की सीरीज हमको मिल गई है। तो ये हमने तैयार किया, किसके बेसिस पे तैयार किया हमने तैयार किया हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। हमने कैसे तैयार किया, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो अभी तक जो है हम लोगों ने दो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए मेटल्स की, एक है ऑक्सीजन के साथ में और दूसरा है वाटर के साथ में, ठीक है। दूसरा क्या है, वाटर के साथ में। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिएक्शन जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 3rd नंबर की, ठीक है, वो रहेगा हमारा विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में जो है मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है, क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।